हेलो जी, कैसे हो? सब बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 30 डेज की चले सीरीज़ ला रहे हैं और इस सीरीज़ में अब तक हमने 12th वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो ये वीडियो है ये 13 वीडियो है और काफ़ी टाइम बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ रीजंस की वजह से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो कैटेगरीज मेन्यू बार की जो कैटेगरीज थी वो कैटेगरीज जो है हम बैकएंड की मदद से कैसे क्रिएट करेंगे। उस बैकएंड में डेटाबेस में हम सारी कैटेगरीज की डेटा को कैसे स्टोर करेंगे। तो पिछली की जस्ट जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जाना था कि सर्वर कैसे बनाए, बैकएंड कैसे बनाए और सारा कुछ हमने सेटअप किया था, साथ में डेटाबेस को भी कनेक्ट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कैटेगरीज जो है उसको बना सकते हैं, कैसे हम जो है एडमिन पैनल बनाएंगे जिसकी मदद से हम कैटेगरी वहाँ से ऐड करेंगे, डेटाबेस में सेव करेंगे और फिर डेटाबेस से हम वही कैटेगरीज फैच करेंगे एपीआई की मदद से और उसे हम मीशो के जो फ्रंट पेज है, होम पेज, वहाँ पर शो करेंगे। हालांकि ये वीडियो आधा पार्ट में होगा। सो आज की वीडियो में हम कुछ जानेंगे कि एडमिन पैनल में हम कुछ सीएसएस जैसे कि जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ करेंगे और जो एडमिन पैनल है कैटेगरी का पार्ट वो हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करें। कल की वीडियो में हम जो है उसी एपीआई बनाएंगे और एपीआई की मदद से हम जो डेटा है कैटेगरी का, वो कैटेगरीज नाम है, उनका स्लग है, साथ में उनकी इमेजेस है, वो सब हम डेटाबेस में सेव करेंगे और साथ में हम कल की वीडियो में वापस उन्हीं डेटा को वापस फैच करेंगे और जो मीशो की होम पेज वेबसाइट है वहाँ पर हम फैच करके दिखाएंगे। तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम वो एक एडमिन पैनल बना सकते हैं कैटेगरी का, जहाँ पर हम नई नई कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। लेट्स गो। हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मीशो का जो है प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। अब इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ। ओके, तो टर्मिनल को ओपन करूँगा और कोड डॉट लिखूँगा। इससे मैं क्या करता हूँ कि टर्मिनल जो अपना VS कोड है इसमें ओपन हो जाऊँगा। ओके, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब एक्चुअली अब तक हमने जाना था कि जो बैकएंड है उसके अंदर हमने बैकएंड की फाइल बनाई थी, बैकएंड का जो फोल्डर बनाया था, बैकएंड पार्ट को तैयार किया था और साथ में हमने फ्रंट एंड का वैसे भी तैयार कर रखा है पार्ट। तो अब इसमें एक चीज़ मैंने जो है नई की है वो आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें की है नई। अब एक्चुअली जब मैंने यहाँ आज की वीडियो में कैटेगरी तो बनाना शुरू कर दिया है, बट जैसा कि मैंने बताया था कि कैटेगरी के अंदर मैं सारा लॉजिक एक साथ एक ही वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊँगा और वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सो आपको सारी चीज़ें ध्यान से सुनना होगा। सो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्रंट एंड का और बैक एंड का 2 फोल्डर है, बट इसके बाद भी मैंने कुछ फोल्डर बनाया। बट क्यों? अब ये इसलिए बनाया ताकि मुझे क्या, अब जैसे कि किसी फ्रंट एंड को चालू करना पड़ता है तो npm स्टार्ट मुझे एक स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, और बैकएंड स्टार्ट करना है तो मुझे यहाँ पे node-mon या फिर node.index.js लिखना पड़ता है। तब इन दोनों कमांड को एक साथ चलाने के लिए, ताकि एक ही बार मैं कमांड लिखूँ और मेरा काम हो जाए और दोनों ही प्रोजेक्ट एक साथ चालू हो जाए, यानी बैकएंड भी स्टार्ट हो जाए, फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कमांड लगाया। मतलब पहले आपको मीशो का फोल्डर खोलना है जहाँ पर आपको ये सिर्फ 2 फाइलें मिलेगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड लगाना npm add नाम से। ओके, इतना कमांड लगाना, एंटर दबाना, आपका ये 2 फाइलें बन जाएगी। एक्चुअली एक फाइल बनेगी package.json नाम की। उसके बाद आपको एक और पैकेज इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, उसके बाद आपको npm इंस्टॉल concurrently ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको गूगल में जाना है, ये नाम करेक्टली लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी एरर आ सकती है। सो आप गूगल पर एक बार सर्च कर लीजिए npm इंस्टॉल concurrently। ओके, तो ये जो आपको नाम दिख रहा है ये वाला करेक्ट है। यहाँ पर आप नाम की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, बस यही वाला चेक करना है। वो अपने ब्राउज़र में ले जाना है, टर्मिनल में ले जाना है और यहाँ पर पेस्ट करके एंटर दबाना है। इसके बाद आपकी जो पैकेज जो जेसन लॉग है इसके साथ साथ ये भी पैकेज लॉग जो जेसन ये भी फाइल बन जाएगी और साथ में आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंसी में आपको concurrently का एक पैकेज मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको चेंज क्या करना है, जैसे ही ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनती है आपको स्क्रिप्ट के अंदर एक चेंज करना है। एक्चुअली यहाँ पर आपको एक स्टार्ट लिखना है। स्टार्ट यहाँ से पहले आपको कुछ अलग चीज़ लिखने को मिलेगी, टाइप मिलेगा, बट आपको क्या करना है, स्टार्ट लिखना है और ये वाली स्क्रिप्ट आपको लिखनी है। अब मैं आपको स्क्रिप्ट समझा जाता हूँ। सबसे पहले आपको तो ये समझना होगा कि ये नॉर्मल स्क्रिप्ट कुछ इस प्रकार से लिखनी है, मतलब डबल कॉलन लगाना है। इसके बाद आपको concurrently नाम लिखना है जो कि पैकेज का है। इसके बाद आपको ये चीज़ लिखनी है। इसके अंदर क्या करना है, स्लैश लगाना है, फिर आपको कोटेशन लगाना है, बाद में आपको लिखना है CD।
CD का मतलब है कि इस फोल्डर में जाना है, एक फ्रंट एंड के फोल्डर में, और एंड ऑपरेटर लगा के फिर आपको वो कमांड देना है जिसकी मदद से हम उस फोल्डर या फिर फ्रंट एंड पार्ट को रन करते हैं। तो मैंने रन npm स्टार्ट कर दिया। इसके बाद वापस स्लैश लगाना, कोटेशन लगाना, फिर वापस स्लैश लगाना, फिर वापस कोटेशन लगाना और वापस CD लिखना है और फिर बैकएंड फोल्डर के बारे में लिखना है जिसके लिए हम नोड मोड इंडेक्स नाम से एक जो है स्क्रिप्ट यानी कि जो कमांड चलाएंगे। तो अब ये दोनों ही कमांड चल चुके हैं, हमारे यहाँ पर लग चुके हैं। अब जब मैं यहाँ पर npm स्टार्ट करूँगा ना, तो ये दोनों ही पैकेज मेरे जो अन्य जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड, इन दोनों को एक साथ ही चालू कर देगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जब मैंने इसको डाला है तो कहाँ गया, यहाँ पर मैंने npm स्टार डाला, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो कॉन्करेंटली ने इसने दोनों मेरे जो है स्क्रिप्ट है मतलब जो कमांड है वो दोनों एक साथ ही रन कर लिया। फिर मेरा यहाँ पर जो फ्रंट एंड पार्ट स्टार्ट हो गया और नीचे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कमांड डेटाबेस और सर्वर दोनों स्टार्ट हो गए मेरे। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, मैं इसे Yandex ब्राउज़र में ओपन करूँगा जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ पहले से ही। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अब तक क्या क्या काम किया है। एक्चुअली मैं यहाँ पर एडमिन में आ चुका हूँ। सो सबसे पहले हम जल देंगे यहाँ पर जो ये पार्ट है, यहाँ पर हमने अब तक ये वाला सारा कुछ बना चुके हैं, फ्रंट एंड बैक एंड और ये सब कुछ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ये वाला पार्ट बना हुआ ना, जो ये मीशो का जो मेन्यू बार है, प्राइमरी मेन्यू बार, इसके अंदर जो ये कैटेगरीज है, इसके बाद इसके अंदर और भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो ये सारी कैटेगरीज कैसे बनाई जाती है वो सारी इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो अब इसका आधा लॉजिक आज बनाएंगे जिसके अंदर फ्रंट एंड का ही हमारा पास आधी चीज़ें कवर होगी, क्योंकि फ्रंट एंड के अंदर भी बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के लॉजिक लगते हैं। तो वो सारे आज की इस वीडियो में जानेंगे और कल की वीडियो में हम जानेंगे कि APIs को कैसे फेच किया जाता है, ये सारा डेटा हम कैसे API यानी बैकएंड में ले जाएंगे और फिर बैकएंड से वापस कैसे फ्रंट एंड में लेके आएंगे। ओके, तो आज जो मैंने काम किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको तो चलना है फ्रंट एंड के अंदर, फिर आपको जाना है SSR के अंदर और यहाँ पर जाना है आपको app.js के अंदर जहाँ पर हम राउटिंग करवाते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको आप देखा होगा कि हमने यहाँ अब तक जो है ये चीज़ें बना रखी थी। पाथ बनाया था मैंने, एक एडमिन डैशबोर्ड बनाया था और ये जो एडमिन डैशबोर्ड है वो पेजेस के अंदर एडमिन के अंदर आपको एडमिन मेन के अंदर खुल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सके कि मैंने एडमिन हेडर बनाया है और यहाँ पर एक आउटलेट बनाया है। अब आउटलेट वगैरह क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, मैं आपको बताता हूँ अभी। चलिए बताता हूँ। अब जो ये हेडर तो एक्चुअली जब मैं एडमिन में जाता हूँ, यहाँ पर एक बार एडमिन खोल लेता हूँ। सो कहाँ गया, ये रहा, इसको मैं एडमिन खोल देता हूँ। आपको पता ही होगा मैंने जैसे एडमिन पीछे लिखा तो ये डायरेक्टली इस एडमिन वाले पेज पर जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडमिन डैशबोर्ड और यहाँ पर एक हेडर दिख रहा होगा। सो हेडर तो इस कंपोनेंट की मदद से मिल रहा है, बट यहाँ पर जो आउटलेट मिल रहा है ना वो इसकी वजह से डैशबोर्ड मिल रहा है हमें। अब मैं जैसे कैटेगरी पर क्लिक करूँगा तो कैटेगरी वाला ऑटोमेटिक यहाँ पर खुल जाएगा, बट क्यों नहीं खुला मैं आपको बता दूंगा आगे। ओके, मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पर आउटलेट किस वजह से लिखना है आपको जाना है app.js में। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक पेरेंट बनाया था जो कि एडमिन नाम से बनाया था, इसके पीछे मैंने एक को स्लैश लगा दिया ताकि जब भी इसके पीछे कोई वैल्यूज आए करंट डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से, तो वो इसके पीछे ऐड हो जाए, एक जो हमारे पास URL बन जाए। ओके, प्रॉपर URL। तो यहाँ पर मैंने एडमिन बनाया, इसके बाद मैंने एडमिन मेन को ओपन किया, जो आप देख सकते हैं ये एडमिन मेन है। इसके बाद मैंने एडमिन मेन के अंदर चिल्ड्रन बनाए और चिल्ड्रन हमेशा आउटलेट में ओपन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन मैंने बनाया था जो कि क्लाइंट होम और प्रोडक्ट पेज वो आउटलेट में ओपन हो रहे थे। तो यहाँ पर भी मैंने एक चिल्ड्रन बनाया है, चिल्ड्रन के अंदर मैंने एक एडमिन डैशबोर्ड बना दिया। सो जब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा तो यहाँ पर पहले आपने देखा होगा कि एडमिन डैशबोर्ड लिखा हुआ था यानी कंपोनेंट कॉल किया हुआ था, बट यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी जगह यहाँ पर मैंने एक नीब बनाई है जिसके अंदर मैंने डिस्लेक्स रख लिया और पैडिंग 10 रख दी, बाकी सब कुछ हटा दी प्रॉपर्टीज़, सिर्फ यहाँ पर मैंने आउटलेट रख दिया। आउटलेट जो है ये रिएक्ट राउटर डोम का ही हिस्सा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम का हिस्सा है और यहाँ से मैंने आउटलेट को नेम इम्पोर्ट किया है। सो यहाँ पर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आउटलेट मिल जाएगा। अब जो भी इसके चिल्ड्रन में पार्ट होंगे जैसे कंपोनेंट होंगे, जैसे कि एक तो डैशबोर्ड है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जो कि डैशबोर्ड के बाद जहाँ मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया था तो कैटेगरी वाला खुलना चाहिए। सो मैं कैटेगरी का ओपन करूँगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या करेंगे कि आउटलेट में जाएंगे, यहाँ पर कहाँ, ओके ये देखिए कैटेगरी वाला ये रहा। मैंने एक कैटेगरी का एक फोल्डर बनाया जहाँ पर मैंने कैटेगरी और सब कैटेगरी थी, क्योंकि यहाँ पर जब आप जाएंगे मीशो के ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आपको दो चीज़ें दिखी, क्योंकि ये नेस्टेड लूप चलता है, यानी कि
एक तो ये कैटेगरीज है, फिर इस कैटेगरीज के अंदर आपको और कैटेगरीज मिल रही है, ये कैटेगरी, इन कैटेगरीज के अंदर वापस और मिनी कैटेगरीज मिल रही है। तो इन सब के लिए मैंने क्या किया, 2 फोल्डर बनाए, मेजर फोल्डर, एक तो कैटेगरी का फोल्डर बनाया जिसके अंदर मैंने वापस एक कैटेगरी JSX बनाई, फिर एक सब कैटेगरी JSX बनाई। अब दोनों फोल्डर को कैसे ओपन करेंगे, सो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक राउटिंग लिखेंगे कि जब हम क्लिक करेंगे ना बटन पर तो कहाँ पर क्या ज़्यादा चाहिए। तो ठीक है, चलिए करते हैं कुछ। अब यहाँ पर जैसे मैं पाथ लिखूँगा, सबसे पहले मैं एक पाथ लिख लेता हूँ। अब मैं पाथ ये लिखूँगा कि जैसे ही URL में /admin आए, उसके बाद /category आए, अगर ये URL में आता है तो हमें क्या करना है, एक एलिमेंट ओपन करना। कौन सा एलिमेंट ओपन करना, सो हम एलिमेंट ओपन करेंगे ये कैटेगरी वाला, क्योंकि यही मेन कैटेगरी है। सो मैं मेन कैटेगरी वाले वो ऑप्शन करूँगा। सो कैटेगरी में लिखूँगा, यहाँ पर मैंने कैटेगरीज नाम से इसको एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज नाम से मैंने करा दिया। फिर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से क्लोज कर दूँगा। ओके, सेल्फ क्लोज। आपको ये जरूर ध्यान चेक करना है कि यहाँ पर ऊपर जो कैटेगरीज है वो जरूर इन्वॉल्व हो जाए, इंपोर्ट हो जाए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपोर्टेड है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप /admin कैटेगरी लिखेंगे ना, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा /admin कैटेगरी। ओके, इतना लिखने के बाद मेरे जो पेज है वो एडमिन कैटेगरी में खुल जाएगा, ये वाला। अब यहाँ तक मैंने सारा काम कर रखा है, बट कैसे किया है मैं आपको बताऊँगा। बट यहाँ पर आप अपनी चीज़ समझिए कि यहाँ पर मैंने जो URL में ये चीज़ डाली तो ये वाला खुल गया। अब ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर क्लिक करते ही मिलनी चाहिए। सो इसके लिए आपको जाना है वापस अपने पेजेस के अंदर जाना है, यहाँ पर एडमिन मेन के अंदर जाना है, जहाँ पर हम ये चीज़ें करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंकर टैग लगा होगा, ये तो डैशबोर्ड का था। डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, /admin लगाना है, ताकि जब भी हम डैशबोर्ड पर क्लिक करें तो /admin URL में चला जाए और हम यहाँ पर पहुँच जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर HRF में एडमिन और कैटेगरी जो हमने यहाँ पर app.js में यहाँ पर डाली थी वही चीज़ यहाँ पर डालें। इससे ये चीज़ करने पर आपका जो कंपोनेंट है वो सीधा वो कैटेगरी वाला खुल जाएगा। सो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए खुल गया। अब क्या करना है आपको, अब एक्चुअली आपको कुछ मोटा मोटी पहले से ही आपको कुछ चीज़ें मतलब लॉजिक बना देने हैं, तभी आप काम कर पाएंगे। तो लॉजिक सबसे पहले बनाया जाता है, बाद में हम काम किया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर कैटेगरी बनानी है, ये कैटेगरीज, ताकि वो इसके अंदर फिर अलग अलग कैटेगरीज बना सकूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक फ़ाइल बनाई। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसके अंदर मैं सबसे पहले कैटेगरी क्रिएट कर दूँगा इस तरह की। फिर उसके बाद मैं जैसे कैटेगरी क्रिएट करूँगा, एक नया पेज वापस एक नया कंपोनेंट पेज खोलूँगा, उसके अंदर फिर मैं वापस वो सब कैटेगरीज बनाऊँगा और उसके अंदर मिनी कैटेगरीज इस तरह से बनाऊँगा, ताकि मेरा ज़्यादा कोड में कचरा भी ना हो, वो लॉजिक्स भी अच्छे से बन पाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक पेज बनाया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी नाम से। सो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो मैंने कैटेगरी नाम से पहले तो आपको एक फोल्डर बना देता है, ताकि क्योंकि कैटेगरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स बनेगी, जैसे अभी कैटेगरीज की बनी है, सब कैटेगरी बनाई है, उसके बाद फिर वापस उसको एडिट करने के लिए कोई फाइल बन सकती है। सो उसके लिए आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर आपको कैटेगरीज लिखनी है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर एक कंपोनेंट बना देना है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है, उसको एक्सपोर्ट भी यहाँ पर कर देना है। ओके, इतना करने के बाद आपको वहाँ पर इंपोर्ट भी कर देना है। ओके, ऐप में इंपोर्ट कर लिया हमने, इतना काम कर लिया है। अब आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है एक्चुअली, ओके कहाँ से शुरुआत करें। ओके, यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले UI क्रिएट करते हैं। ओके, तो एक्चुअली जो है हमारा सीधा ये कंपोनेंट डायरेक्टली यहाँ पर कॉल हो जाएगा इस पार्ट के अंदर यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक div बनाते हैं, पेरेंट div। सो मैंने यहाँ पर एक पेरेंट div बना दी, उसके बाद एक H2 हेडिंग बनाई, जिसके वजह से मैंने ये वाली चीज़ें दी। अब मैं यहाँ पर आपको टेलविन की CSS की क्लासेस नहीं पढ़ाऊँगा, आपको जानते हैं ये कितनी बार मैंने ये क्लासेस लगे और सेम क्लासेज है। अगर कुछ चेंज करना पड़ा, लॉजिक चेंज करने पड़े, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। बाकी ये सारी चीज़ें सेम है। आप अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, जिसकी मदद से आप यहाँ पर पता कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है ChatGPT या फिर जो जेमिनी है, इसकी मदद से भी आप कैटेगरी सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपको कैटेगरी पता करनी है कि मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर सिर्फ टाइप करना है कि मैक्सिमम विड्थ, तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ टाइप करना मैक्सिमम विड्थ क्लास ऑफ टेलविन। ओके, CSS, तो मैक्सिमम विड्थ क्लास ऑफ टेलविन CSS उसकी क्लास बता देगा।
तो ये जो है ऑटोमेटिक आपको एक क्लास बता देगा कि टेलर की किस क्लास की मदद से आप मैक्सिमम विड्थ लगा सकते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बता दिया कि मैक्स डब्ल्यू वीडियो, आप इससे मदद से आप एक जो है मैक्सिमम विड्थ लगा सकते हैं। और आपको ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें बता दी क्या, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ओके, थैंक यू। ओके, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर अब मैंने एक वापस एक न्यू बनाई है। ओके, इन चीज़ों के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक न्यू बनाई है। न्यू के अंदर मैंने वापस एक और न्यू बनाई है ताकि ये बटन अलग कर सकूँ, वो ये चीज़ें अलग कर सकूँ। ओके, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक न्यू बनाई। जो सबसे पहले मैं एक बटन के बारे में बता दूँ। बटन जो है मैंने सिंपल बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बटन एक शेयर बनाया, इस बटन के ऊपर मैंने एक एंकर टैग लगाया है। ओके, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर बटन बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सेव लिखा है, कुछ हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज़ दी है सिंपल वगैरह। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक HRF टैग लगाया है ताकि मैं इसके बाद सब कैटेगरीज की जो फोल्डर हमने बनाया था ये वाला, इसको ओपन कर सकूँ। इसके लिए मैंने वापस यहाँ पर एक URL क्रिएट की है, जो आप देख सकते हैं कि admin/category/सब कैटेगरी। अब मैं इसी URL की मदद से एक अपना वो कंपोनेंट कॉल करूँगा। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, वापस मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसी के अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम पाथ लिखेंगे। पाथ हमें यही लिखना होगा एक्चुअली, क्योंकि हम एडमिन के अंदर कैटेगरीज के अंदर फिर सब कैटेगरीज को फोल्डर को ओपन कर रहे हैं। सो इतना लिखने के बाद वापस आपको एलिमेंट लिखना है और यहाँ पर आपको एलिमेंट कॉल करना है। सो एलिमेंट हमने कौन सा बनाया था, यहाँ पर ये बनाया था सब कैटेगरीज नाम से। सो यहाँ पर एक्चुअली गड़बड़ आ रही है, यहाँ पर भी सेम कैटेगरीज के नाम से एक्सपोर्ट किया मैंने। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज करता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सब कैटेगरी बना दूँगा, सब कैटेगरी। और इसको मैं कॉपी करूँगा, एक्सपोर्ट भी सेम इसी नाम से करूँगा। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फर्क पड़ता है यहाँ पर पड़ता है, इसीलिए आपको एरर दिख जाएगा यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर जो कंपोनेंट बनाया है वो इस तरह से बनाया था। तो कैटेगरी यहाँ पर लिखेंगे, इसको एंटर दबाएंगे, सजेशन को फिर ऐसे लॉक कर देंगे। और यहाँ पर आपको जाकर चेक करना है कि वो सही में इम्पोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने सब कैटेगरी बनाई थी, जो कि पेजेस एडमिन और कैटेगरी के अंदर से सब कैटेगरी को टारगेट करा है। ओके, तो ये एकदम सही चल रहा है, एकदम करेक्ट चल रहा है। ओके, ठीक है, और हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर मैं जैसे बटन पर क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ पर बटन पर क्लिक करूँगा तो मैंने नेक्स्ट जो है अलग कंपोनेंट खुल जाना चाहिए। सो मैं क्लिक करके देखता हूँ कंपोनेंट खुलता है कि नहीं। ओके, यहाँ पर मेरा दूसरा कंपोनेंट भी खुल गया है। यहाँ पर आप URL चेंजेस देख सकते हैं। ओके, तो मैं बैक जाता हूँ, वापस बैक जाता हूँ, वो चीज़ें समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या क्या लॉजिक लगाए। एक्चुअली काफ़ी सारे लॉजिक लगाए हैं, सो आपको ध्यान से समझना होगा ये चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर मैंने पेरेंट व्यू बनाई थी, वो मैंने बता दी। जहाँ पर फ्लेक्स वगैरह बनाया था मैंने, कुछ हाइट वगैरह स्क्रीन दी। हाँ, एक चीज़ वो देख लीजिए, यहाँ पर हाइट मैंने स्क्रीन दी है। ओ बट ये तो सॉरी सब कैटेगरी का आ गया, सॉरी। बट अब चलते हैं वापस हम अपने कैटेगरी के अंदर। तो ये रहा कैटेगरीज के अंदर, यहाँ पर मैंने डी बनाई थी, पेरेंट डी। यहाँ पर मैंने बटन बना दिया। सो बटन के अंदर एक जो पाथ था वो दे दिया। ऑन क्लिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो ऑन क्लिक का मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सेव बटन बनाया ताकि यहाँ पर एक जो API फेच कर सकूँ, ताकि मैं एक सेव की पेज चला सकूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बनाऊँगा, तो यहाँ पर कैटेगरी बनाने के बाद मैं जैसे सेव करूँगा तो ये मेरे कैटेगरी डेटाबेस में सेव हो जाएगी, जो कि पेरेंट नाम से सेव होगी। ओके, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डी बनाई थी हमने, तो ये पेरेंट डी बनाई थी। और उसके बाद यहाँ पर ये डी बनाई ताकि ये चीज़ें कर सकें। इस डी के अंदर वापस मैंने इसको हेडिंग बनाई, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है एक न्यू कैटेगरी। अब जो न्यू कैटेगरी लिखा ना, मैं इसको भी चेंज करूँगा जब डेटाबेस से हम डेटा लाएंगे वो उसके आधार पर। जैसे कि यहाँ पर न्यू कैटेगरी है, अभी हम न्यू कैटेगरी ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किया, जैसे कि मैं न्यू कैटेगरी बनाता हूँ, तो जैसे मैंने लिख लिया टी शर्ट। ओके, तो ये मैंने कैटेगरी बनाई। यहाँ पर आपको स्लग दिख जाएगा, जिसके आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसको बाद में चेंज नहीं करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि शायद मेरा कोड में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। और यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करेंगे ताकि एक नई कोई चीज़ बना सके। सो मैं यहाँ पर ले जाऊँगा, कोई एक इमेज सेलेक्ट करूँगा इस तरह से। और जैसे मैं सेव करूँगा मेरा डेटा जो है डेटाबेस में चला जाएगा। बट यहाँ पर अभी डेटाबेस में नहीं गया, हम दूसरे पेज में चले गए। सो मैं वापस कैटेगरी वाले पेज पर चलाता हूँ। ओके, अब मैं जैसे ही नई कैटेगरी क्रिएट करूँगा तो मेरे पास जो पुरानी कैटेगरीज है उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर जैसे चाहता हूँ कि मैं भाई ये नई कैटेगरी नहीं बनाना चाहता हूँ, जो पुरानी कैटेगरी उसी को एडिट करना चाहता हूँ। सो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और जैसे ही यहाँ पर मुझे सारी पुरानी कैटेगरीज की जो लिस्ट मिल जाएगी। अब एक्चुअली जो ये बनाया था ना, मैंने कंपोनेंट इसीलिए बनाया था। पहले मैंने कंपोनेंट बनाया, मैं आगे बताऊँगा आपको। उसी का कंपोनेंट को यूज़ करके मैंने ये सारी चीज़ें बना ली, डिजाइन एक साथ ही बना लिया। मैं जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा
ओके, यहाँ पर अपडेट एरर आया क्योंकि यहाँ पर फंक्शन सारे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एपीआई वगैरह चला नहीं है, तो बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके लिए ये आधा वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर साथ में वीडियो शूट करोगे तो बहुत लंबा हो जाए। तो ये चीज़ें जैसे मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करूँगा ना, तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर आ जाएगी कंटेंट, और फिर मैं इसको एडिट कर पाऊँगा। ओके, तो ये एडिट के लिए है। तो ये सारी चीज़ें ये इस तरह से वर्क करेंगी। मैं कैसे वर्क करेंगी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिव बनाया है, ये एडिंग बना दी न्यू कैटेगरी नाम से। फिर मैंने वापस एक डिव बनाई है, और डिव बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक स्पेन टैग बनाया है। फ्लैश देके जस्टिफाई बिटवीन दे दिया, ताकि मुझे यहाँ पर ये दो डिव, ये डिव और ये डिव दोनों जस्टिफाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने स्पेन टैग बनाया, ताकि इन दोनों स्टेप, इस दोनों के लिए स्पेन टैग बनाया। और स्पेन टैग में मैंने क्या किया, विड्थ जो है हाफ दे दी, यानी कि इसकी विड्थ मैंने यहाँ तक दे दी। ओके, फिर मैंने एक फ्लैश दिया, गैप दिया साथ में, ताकि इन दोनों इनपुट के बीच मुझे गैप मिल जाए। एक इनपुट के अंदर मैंने क्या किया है, जो है मैंने क्लासेस वगैरह दिए, और ये एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है, आप डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ क्लासेस दीजिएगा। मैंने यहाँ पर बैकटिक लगाया ताकि जावास्क्रिप्ट का कोड को यूज़ कर सकूँ। ओके, फिर मैंने यहाँ पर टाइप जो है टेक्स्ट दे दिया, ताकि आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सके। ओके, तो इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर चला जाना है आगे। यहाँ पर एक रैफ बनाना है। सो रैफ के बारे में बाद में सीखेंगे, पहले यूआई समझ लेते हैं। ओके, इनपुट टैग बना लिया, और एंड चेंज भी चल रहा है, जो कि टाइटल स्लग है, यानी कि जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा, जैसे मैं लिखूँगा टी शर्ट फॉर मैन, यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर इसका स्लग बन रहा है यहाँ पर एक्चुअली। और स्लग भी बीच में देखेंगे आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिक डेस्क बन रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर कोई डेस्क नहीं लगाया। ओके, तो इस तरह से आपका स्लग बन जाएगा। और साथ में मैंने एक इनपुट टैग बनाया है, ताकि मैं इसको यहाँ पर जो भी स्लग बनाया है मैं इसको यहाँ पर शो कर सकूँ। ओके, तो इनपुट टैग यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। एक्चुअली ये इनपुट टैग उसके लिए नहीं, सॉरी, ये है फाइल टैग के लिए है। एक्चुअली जो हमने यहाँ पर बनाया ना फाइल टैग, जो इमेज को पुट करने के लिए, सो उसके लिए है। तो यहाँ पर एक फाइल टैग बन गया है, स्पेन टैग बनाया है इसके अंदर, फिर वापस एक इनपुट टैग बनाया, और ये इनपुट टैग जो है हमारे इसके लिए है। ओके, तो इतना काम हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं मैंने विड्थ हाइट दी है, आउटलाइन वगैरह रन कर दिया, यस कुछ चीज़ें कर दिया मैंने यहाँ पर, जिससे मुझे ये रूप इसका देखने को मिला। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक रेफरेंस बनाया है। ओके, अब जैसे इनपुट की जो वैल्यू होती है उसको उठाने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट रैप का यूज़ करते हैं। इनपुट रैप नहीं, एक रेफरेंस होता है, और ये जो चीज़ होती है यूज़ रैप, ये हुक है, जो रिएक्ट का हुक होता है, यूज़ रैप, इसका यूज करेंगे। रिएक्ट का हुक है, सो इसको हम नेम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर नेम रैप और स्लग रैप, यानी कि दो चीज़ें हमारे पास इनपुट है, एक इसका इनपुट है और एक ये इनपुट है। इन दोनों का जो वैल्यू में चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इसका नेम रैप बनाया है। सो यहाँ पर पहले तो आपको इंपोर्ट करना है यूज़ रैप, फिर उस यूज़ रैप की मदद से आपको क्या करना है, नेम रैप बनाना है। सो मैंने एक नेम रैप बनाया और एक स्लब रैप बनाया है। अब इन दोनों को रेफरेंस देने के लिए मैंने क्या किया है, जिसके संबंध बनाना है, स्थापित करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इनपुट बनाया है, यहाँ पर एक्चुअली ये तो फाइल का है ये वाला, इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नेम रैप बनाया। सो ये जो नेम रैप है इस इनपुट के बारे में बात करेगा, और जो स्लग रैप है वो इस इनपुट के बारे में बात करेगा। ओके, अब इतना करने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, मैं क्या करूँगा, इसको डिसेबल कर दूँगा एक बार के लिए, ताकि मैं इस चीज़ को एडिट ना कर पाऊँ। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, एक्चुअली मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बट देखते हैं वैल्यू आती है कि नहीं। ओके, वैल्यू आ रही है सब कुछ, बट यहाँ पर जो इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो हम स्लग बनाएंगे उसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो कैटेगरी स्लग के अकॉर्डिंग बनेगी। और इसके बाद अब नेम रैप बना दिए दो चीज़ें, ताकि हम इसकी वैल्यू उठा सकते हैं और इसके अंदर वैल्यू वापस ऐड कर सके। और डिसेबल की मदद से हमने इसकी जो वैल्यू है, मतलब इसको जो इनपुट है इसको डिसेबल कर दिया। अब चले इसकी जो वैल्यू है उसको उठाते हैं और इसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, ऑन चेंज पर एक फंक्शन बनाया, मतलब जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा इसके बाद ये ऑन चेंज का फंक्शन ट्रिगर होगा। तो यहाँ पर मैंने एक टाइटल टू स्लग नाम से एक बनाया है फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन जो है ऊपर मैंने बनाया है इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन टाइटल टू स्ट्रिंग। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाना है वो वैल्यू नाम से। फिर क्या करेंगे, हम नेम रेफ से करंट वैल्यू, लेकिन नेम रेफ यानी कि इस इनपुट की जो वैल्यू है इसको गेट करेंगे यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर। फिर जो वैल्यू आई है उसके अंदर हम कोई फंक्शन लगाएंगे, और हमने यहाँ पर एक फंक्शन लगाया जैसे कि एक लोअर केस के लिए और रिप्लेस करने के लिए स्पेस को। तो यहाँ पर टू लोअर केस ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, जिस भी टाइप का हम कंटेंट लिखें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ टी,
जैसे मैं टी लिखा हुआ टी शर्ट, यहाँ पर मैंने टी बड़ा लिखा, फिर भी यहाँ पर कैपिटल छोटा स्मॉल में आ रहा है। सो ये इसकी वजह से आया टू लोअर केस की मदद से। तो आपको ये फंक्शन लगाना है डॉट की मदद से, ये चेनिंग होती है, चेनिंग फंक्शन। ओके, फिर मैं आपको रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस इस तरह से लिखना है आपको, ताकि जो भी स्पेस होगा वो डैश के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ओके, इतने के बाद हमारा स्लग बन जाएगा। इस स्लग को हम क्या करेंगे, स्लग रेफ के करंट वैल्यू में डाल देंगे, यानी कि जो ये वाला स्लग है इसके वैल्यू में हम डाल देंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे चेंजेस होंगे वो हमारा स्लग इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, और इतना हो जाने के बाद आपका काम कंप्लीट, और फिर यहाँ पर आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ओके, अब इतना काम करने के बाद ये सारा डेटा हम एपीआई की मदद से आगे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर ये इनेबल हो जाता है, और जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखने का शुरू करता हूँ यहाँ पर गायब हो जाता है। अब ये लॉजिक मैंने इसलिए बनाया ताकि यहाँ पर जब कोई नई कैटेगरी बनाए तो वो वाला गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अब तो नई कैटेगरी बना रहा है। लेकिन जब वो पुरानी कैटेगरी ऐड कर रहा है तो वहाँ पर ये काम करना चाहिए। अब इसको भी, एरर को भी हम सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ तक इतना काम हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये काम चल रहा है ना, जैसे ये गायब हो रहा है या आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है, इफ़ और एल्स की कंडीशन की वजह से। यहाँ पर जो वैल्यू हम देख रहे हैं ना, नेम रेफ की करंट वैल्यू, जो अगर वैल्यू खाली हो ना, मतलब यहाँ पर अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एल्स वाला कंडीशन चलाएंगे। जब खाली हो तो हम सेट टॉगल है, एक हमने स्टेट बनाई है, उसके अंदर फॉल्स कर देंगे, और जब अगर कोई वैल्यू हो तो उसके अंदर ट्रू कर देंगे। अब इसी के आधार पर रनिंग के मतलब टॉगल के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारा जो ये बनाया था कंपोनेंट, यानी कि ये जो बॉक्स, ये दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो ठीक है, हमने एक लॉजिक बना लिया। अब यहाँ पर मैंने डिव बनाई है, और डिव के अंदर क्लास नेम लिया, और क्लास के नेम के अंदर मैंने यहाँ पर लॉजिक लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैकटिक की मदद से ये काम किया है। फिर मैंने मार्जिन वाई एक्सिस पर दे दिया ताकि मुझे मार्जिन दिख जाए यहाँ पर दोनों तरफ, बाहर की तरफ। फिर मैंने क्या किया, एक डॉलर लगाया वापस, और फिर कर्ली ब्रैकेट लिखा ताकि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँ। यहाँ पर मैंने टॉगल लगाया, अगर टॉगल ट्रू हो, इसका मतलब यही है कि अगर टॉगल ट्रू हो तो मुझे हिडन कर देना है। अब ये टॉगल, जैसे यहाँ पर देखिए, टॉगल कब ट्रू होगा, ट्रू होगा जब वैल्यू जो है खाली नहीं होगी। अब अगर वैल्यू खाली नहीं होगी तो ये खाली नहीं है, तो ट्रू हो गया। अब जब ट्रू हो गया तो हमने इस बॉक्स को हिडन कर दिया, और जब अगर कोई खाली होगा तो वो फॉल्स हो जाएगी वैल्यू, यहाँ सेट होगा, और जब फॉल्स हो गया तो कोई प्रॉपर्टी लगाएगा नहीं, ऑटोमेटिकली ये दिखने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पर एडमिन सॉर्ट बाय मैंने एक कंपोनेंट बनाया वापस। तो आपको शायद पता होगा, मैं इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूँ यहाँ पर, और उसको मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं अपना जो मेन पेज है अपना फ्रंट एंड पास मीशो का ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया था हमने सॉर्ट बाय के नाम से, ताकि यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ है, बस यही चीज़। अब कंपोनेंट का यही तो फ़ायदा है, हम जो कोड लिखा है वो यूज़ कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो कंपोनेंट है इसके अंदर मैंने क्लाइंट के अंदर ये बनाया था सॉर्ट बाय नाम से कंपोनेंट, आपको याद होगा। तो मैंने क्या किया, इसको पूरे कोड को कॉपी किया है, और मैंने एडमिन के नाम से एक अलग से, मैंने सॉर्ट बाय नाम से एक अलग से बना दिया। तो मैंने सारा कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने जो है चेंज कर दी है। अब क्या चीज़ मैंने चेंज की है मैंने बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक विड्थ वगैरह चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पर विड्थ जो थी, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो जो क्लाइंट के अंदर जो हमने बनाया था सॉर्ट बाय, उसके अंदर विड्थ जो है वो फुल थी एक्चुअली, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने इसकी विड्थ जो है चेंज कर दी थोड़ी सी, कहाँ गया, ये रहा। इसके अंदर मैंने विड्थ जो है हाफ कर दिया, यानी कि हाफ से भी हाफ कर दिया, यानी कि चौथाई भाग। ओके, तो इतना काम करना है। इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ये डिव मिल जाएगी इस तरह से। ओके, तो बॉर्डर वगैरह सब कुछ है ही जो सेम था, ये सारा कुछ वैसे ही सेम चल रहा है, वो ऑनलाइन ट्रिगर वगैरह सब कुछ चल रहा है, और ये हमारा काम हो रहा है। यहाँ पर वो डेटा आ रहा है वगैरह कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने चेंज की है, जैसे एक सेलेक्ट चेंज किया, और यहाँ पर अपडेट सेलेक्ट चेंज किया, ताकि क्योंकि मैं इस बॉक्स को कई बार यूज़ करूँगा। जैसे यहाँ पर बॉक्स चेंज हो रहा है, तो आप जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है। अब वो ऐसा क्यों आ रहा है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो कैटेगरीज है ना, इस कैटेगरी की जगह में मैंने कुछ चेंज ही किया है। जैसे यहाँ पर जाऊँगा एडमिन के अंदर, तो मैंने यहाँ पर जैसे मैं कैटेगरी के अंदर कॉल कर रहा हूँ ना, ये कंपोनेंट, तो मैंने यहाँ प्रॉप भेजा है एक सेलेक्ट नाम से, कि जो ये सेलेक्ट कैटेगरी है ना उसको आगे भेजे। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉप भेज कि यहाँ पर जब कोई नई कैटेगरी बनाए तो वो वाला गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अब तो नई कैटेगरी बना रहा है। लेकिन जब वो पुरानी कैटेगरी ऐड कर रहा है तो वहाँ पर ये काम करना चाहिए।
अब इसको भी एरर को भी हम सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ तक इतना काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये काम चल रहा है ना, जैसे ये गायब हो रहा है या आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है, इफ़ और एल्स की कंडीशन रहते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू हम देख रहे हैं ना, नेम रेफ की करंट वैल्यू, जो अगर वैल्यू खाली हो ना, मतलब यहाँ पर अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एल्स वाला कंडीशन चलाएंगे। जब खाली हो तो हम सेट टॉगल है, एक हमने स्टेट बनाई है, उसके अंदर फॉल्स कर देंगे, और जब अगर कोई वैल्यू हो तो उसके अंदर ट्रू कर देंगे। अब इसी के आधार पर यानी कि मतलब टॉगल के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारा जो ये बनाया था कंपोनेंट, यानी कि ये जो बॉक्स, ये दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो ठीक है, हमने एक लॉजिक बना लिया। अब यहाँ पर मैंने डिव बनाई है और डिव के अंदर क्लास नेम लिया, और क्लास के नेम के अंदर मैंने यहाँ पर लॉजिक लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैकटिक की मदद से ये काम किया है। फिर मैंने मार्जिन वाई एक्सिस पर दे दिया ताकि मुझे मार्जिन दिख जाए यहाँ पर दोनों तरफ, बाहर की तरफ। फिर मैंने क्या किया, एक डॉलर लगाया वापस, और फिर कर्ली ब्रैकेट लिखा ताकि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँ। यहाँ पर मैंने टॉगल लगाया, अगर टॉगल ट्रू हो, इसका मतलब यही है कि अगर टॉगल ट्रू हो तो मुझे हिडन कर देना है। अब ये टॉगल जैसे यहाँ पर देखिए, टॉगल कब ट्रू होगा, ट्रू होगा जब वैल्यू जो है खाली नहीं होगी। अब अगर वैल्यू खाली नहीं होगी तो ये खाली नहीं है, तो ट्रू हो गया, और जब ट्रू हो गया तो हमने इस बॉक्स को हिडन कर दिया। और जब अगर कोई खाली होगा तो वो फॉल्स हो जाएगी वैल्यू, यहाँ सेट टॉगल, और जब फॉल्स हो गया तो कोई प्रॉपर्टी लगाएगा नहीं, ऑटोमेटिकली ये दिखने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पर एडमिन सॉर्ट बाय मैंने एक कंपोनेंट बनाया वापस। तो आपको शायद पता होगा, मैं इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूँ यहाँ पर, और उसको मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं अपना जो मेन पेज है अपना फ्रंट एंड पाथ वीडियो का ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया था हमने सॉर्ट बाय के नाम से, ताकि यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ें, बस यही चीज़। अब कंपोनेंट का यही तो फ़ायदा है, हम जो कोड लिखा है वो यूज़ कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो कंपोनेंट है इसके अंदर मैंने क्लाइंट के अंदर ये बनाया था सॉर्ट बाय नाम से कंपोनेंट, आपको याद होगा। तो मैंने क्या किया, इसको पूरे कोड को कॉपी किया है, और मैंने एडमिन के नाम से एक अलग से, मैंने सॉर्ट बाय नाम से एक अलग से बना दिया। तो मैंने सारा कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने जो है चेंज कर दी है। अब क्या चीज़ मैंने चेंज की है मैंने बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक विड्थ वगैरह चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पर विड्थ जो थी, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो जो क्लाइंट के अंदर जो हमने बनाया था सॉर्ट बाय, इसके अंदर विड्थ जो है वो फुल थी एक्चुअली, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने इसकी विड्थ जो है चेंज कर दी थोड़ी सी, कहाँ गया, ये रहा। इसके अंदर मैंने विड्थ जो है हाफ कर दिया, यानी कि हाफ से भी हाफ कर दिया, यानी कि चौथाई भाग। ओके, तो इतना काम करना है। इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ये डिव मिल जाएगी इस तरह की। ओके, तो बॉर्डर वगैरह सब कुछ है जो सेम था, ये सारा कुछ वैसे ही सेम चल रहा है, वो ऑनलाइन ट्रिगर वगैरह सब कुछ चल रहा है, और ये हमारा काम हो रहा है। यहाँ पर वो डेटा आ रहा है वगैरह कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने चेंज की, जैसे एक सेलेक्ट चेंज किया, और यहाँ पर अपडेट सेलेक्ट चेंज किया, ताकि क्योंकि मैं इस बॉक्स को कई बार यूज़ करूँगा। जैसे यहाँ पर बॉक्स चेंज हो रहा है, तो आप जैसे मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है। अब वो ऐसा क्यों आ रहा है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो कैटेगरीज है ना, इस कैटेगरी की जगह में मैंने कुछ चेंज किया है। जैसे यहाँ पर जाऊँगा एडमिन के अंदर, तो मैंने यहाँ पर जैसे मैं कैटेगरी के अंदर कौन कर रहा हूँ ना, ये कंपोनेंट, तो मैंने यह प्रॉप भेजा है एक सेलेक्ट नाम से, कि जो ये सिलेक्ट कैटेगरी है ना उसको आगे भेजे। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉप भेज दिया सिलेक्ट कैटेगरी लिख के। तब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने प्रॉप को डायरेक्टली डिस्ट्रक्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने इस प्रॉप को यहाँ पर डाल दिया, जो यहाँ पर आ रहे थे ना वैल्यू, ये हेडिंग वाली। तो हेडिंग की जगह पर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ये सीधा टेक्स्ट डाल दिया। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो सबसे पहले मुझे ये टेक्स्ट दिखेगा, और अगर मैं सिलेक्ट सेव वाले में जाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं अलग दिख रहा होगा, सिलेक्ट प्लस सब कैटेगरी, जबकि कंपोनेंट सेम ही है, बस वो प्रॉप की मदद से हमारे पास डेटा आ रहा है, इसलिए तो ये प्रॉप्स का मज़ा है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप अब तक, आई होप। तो इतना चीज़ समझ गए होंगे, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, सेम ही है सारा कंटेंट वगैरह। हाँ, एक चीज़ और है कि मैंने यहाँ पर जो डिव थी, यहाँ पर स्पेन डेट भी लगाया होता, सॉर्ट बाय लिखा हुआ था, तो मैंने इसका हटाकर सिर्फ सिंपल यहाँ पर एक डिव बना दी, और यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। ओके, आप इसको थोड़ा CSS वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ओके, बाकी सारा लॉजिक वगैरह सब कुछ सेम ही है, जैसा था वैसा ही है। ओके, अब जो एक चीज़ थी जो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ एक एरर आ जाता है अपडेट सेलेक्ट नाम से। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि
मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो रिलेवेंस से मैंने सेलेक्ट किया, तो ये वाली चीज़ है ना मुझे इस कंपोनेंट कैटेगरी कंपोनेंट में चाहिए। अब मैंने यहाँ ये कंपोनेंट है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने एक ऑन चेंज का ऑन क्लिक का फंक्शन भी लगा रखा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर मुझे एक ट्रिगर हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने एक अपडेट सेलेक्ट नाम से एक फंक्शन बना रखा है, जहाँ पर मैं टारगेट टेक्स्ट यानी कि जिस पर मैं टैप कर रहा हूँ ना, जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी एक वैल्यू निकल कर आ रही है टारगेट की मदद से और इनर टेक्स्ट की मदद से। तो उसका एक इनर टेक्स्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और यही इनर टेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इस अपडेट सेलेक्ट नाम के फंक्शन को भेज रहा हूँ। अब ये अपडेट सेलेक्ट नाम से फंक्शन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया मैं बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको जाना है सेलेक्ट कैटेगरी, जो कि हमने कैटेगरी बनाया था। आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट भेजा, जब ये एक्चुअली जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम प्रॉम्प्ट जो होता है वो पेरेंट टू चाइल्ड में मिलते हैं। ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, उसको हम चाइल्ड कंपोनेंट को भेजे हैं। बट जो अगर हमें कोई चीज़ चाइल्ड टू पेरेंट में चाहिए ना, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉल बैक फंक्शन। उसकी मदद से हम क्या करते हैं, डेटा जो है वहाँ से चाइल्ड से पेरेंट की तरफ लाते हैं। तो अब डेटा हमें चाइल्ड से लाना है, क्योंकि हम जब यहाँ से सिलेक्ट करें और हमें कैटेगरी के अंदर वो चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया होगा। अब यहाँ पर वो एक्चुअली फंक्शन डिलीट हो चुका है, इसलिए वो फंक्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। शायद वो फंक्शन मैंने सब कैटेगरी के अंदर बनाकर छोड़ दिया था। ओके, यहाँ पर सब कैटेगरी के अंदर मैंने वो जो फंक्शन है वो डाल दिया था। चलो मैं यहाँ से कॉपी करके यहीं पर लेके आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पर लाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो अपडेट सेलेक्ट नाम से फंक्शन है, इसको मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा प्रॉप्स की मदद से इस कंपोनेंट को। ओके, तो मैं इसी नाम से भेज देता हूँ। एक्चुअली क्या नाम था, अपडेट सेलेक्ट नाम से मैंने बनाया था, ताकि जो अपडेट सेलेक्ट होती है वो अपडेट मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से भेज दिया। ओके, कर्ली ब्रैकेट में लगाकर आपको भेजना। अब ये जो फंक्शन है मेरा फंक्शन यहाँ पर जा जाएगा, इससे अब कैटेगरी दूँ, ये फंक्शन आ गया यहाँ पर, और ये चलिए यहाँ पर आ गए अपडेट जो सेलेक्ट नाम से फंक्शन जो है। और फिर कहाँ पर आ गए, ये एक्चुअली ख़राब हिस्सा है, ये अब सब कैटेगरी खुल गया था। एक्चुअली अब मैं खोलना था ये वाला। ओके, तो ये खुल गया। यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर मैंने ऑन चेंज क्लिक, जैसे ऑन क्लिक करता हूँ तो इनपुट गेट इनपुट यानी कि जो सिलेक्ट वगैरह आता है वो चीज़ें हो रही थी। बट मैं इसके साथ साथ एक वो चीज़ करवा रहा हूँ कि जो अपडेट सेलेक्ट मैंने फंक्शन लाया था, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया मैंने फंक्शन को, उस फंक्शन को मैं टारगेट टेक्स्ट भेज रहा हूँ, यानी कि जो जिस पर मैं टैप करूँगा ना उसका जो सिलेक्ट बॉक्स है वो चला जाएगा इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर गया ये डेटा बॉक्स, और फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ओके, यहाँ पर एक्चुअली सब कुछ सही है, वहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, सेट सेलेक्ट कैटेगरी। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, तो यहाँ तक आ गए। अब जो मैं यहाँ फंक्शन पर क्लिक करूँगा, एक्चुअली मैं जो फंक्शन में यहाँ पर जो फंक्शन में जो कुछ भी भेजूँगा ना ये चीज़, वो ये इस फंक्शन के अंदर इस पैरामीटर में पास हो जाएगी सेलेक्ट टेक्स्ट के अंदर। और जो मेरे पास ये चीज़ आएगी उसको मैं क्या करूँगा, अब या तो कंसोल लोग स्टेटमेंट है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो है मैं जो पास होंगी मैं इसको नेम रेफ के करंट वैल्यू के अंदर डाल दूँगा, यानी कि जो नेम रेफ ये वाला है, एक्चुअली मैं कहाँ पर ये वाला नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नीचे पीछे वाली तरफ, मैं इसको सेलेक्ट ये वाले थोड़ा सा सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो एक बनाया है स्टेट वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेट भी बनाया था अलग से ये वाला, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं वो चीज़ डाल देता हूँ। ओके ओके, यहाँ पर मैं कहाँ गया, सही जगह लिख रहा हूँ कि नहीं गलत जगह लिख रहा हूँ यार, ये थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्लैग नहीं लिखना था, फॉल्स लिखना था। ओके, और वहाँ पर भी मैं फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, फॉल्स तो ओके, मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ अगेन, बट अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ओके सेट सेलेक्ट नाम से है, तो यहाँ पर क्या है सेट सेलेक्ट नाम से। ओके, एक्चुअली कुछ और अलग ही मैंने ले लिया, सो इसको मैं वापस हटा देता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ कहाँ पर मैंने सेट सेलेक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके ओके, वापस मैंने गलती कर दी। ओके, यहाँ पर एक्चुअली कुछ करना ही नहीं था, इसको तो ऐसे ही रखना था, सेम जैसा था वैसे ही रखना है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना था, कौन सा कहाँ गया कंपोनेंट वाला, एक्चुअली
ये रहा सब कैटेगरीज के अंदर, यहाँ पर आना था, यहाँ पर ये रहा सेलेक्ट सब कैटेगरी नाम से बनाया हुआ था मैंने, और ये चीज़ आपको यहाँ पर आनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ओके, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट कैटेगरी नाम से यहाँ पर दिख रही होगी, कहाँ गया। अब वापस मैंने कहीं गड़बड़ कर दी क्या यार, ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है इससे, ये कंपोनेंट पता नहीं चलता है कहाँ पर रन हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक्चुअली ये चीज़ कर रहा हूँ कॉपी, और आपको वापस कैटेगरीज के अंदर आना है क्योंकि हम कैटेगरीज के अंदर काम कर रहे थे, और यहाँ पर मैं कैटेगरी के अंदर पेस्ट कर दूँगा वो चीज़। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट कैटेगरी मैंने ट्रू कर दिया, फॉल्स कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं कुछ लॉजिक लगाने वाला, सो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है इसको। ओके, तो इतना काम कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ जो कंसोल लॉग स्टेटमेंट है। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे टेक्स्ट मिला है मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, एक्चुअली मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब ये कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली एडमिन सोर्ट के अंदर आ रही है, एक्चुअली वहाँ पर चेंज हो गया कुछ, तो मैं इसको सर्च कर देता हूँ। ये रहा यहाँ पर, एक्चुअली मैं इसको इंडेक्स कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आ गया, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक्चुअली वहाँ पर लाइन कट हो गई थी। ओके, तो इतना हो गया, अब वापस कैटेगरी के अंदर आ गए, ध्यान रखना कैटेगरी के अंदर हम हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं जैसे सिलेक्ट होगा तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे यहाँ पर रेलेवेंसी सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ प्राइस जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं क्या इसको एडिट भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर वो स्लग वगैरह चेंज भी होगा, और यहाँ पर इमेज भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो ये इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने ये एडिट करने के लॉजिक के हिसाब से मैंने ये सारा काम किया था, अपडेट किया था, ताकि मुझे वो वहाँ से पहले से टेक्स्ट भी मिल जाए, वो यहाँ पर एडिट भी कर दूँ। अब जब मैं एडिट ये चीज़ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने एक लॉजिक बनाया कि जो सेलेक्ट है उसको ट्रू करना है। अब यहाँ पर ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली वो चीज़ हम बाद में लॉजिक लगाने के लिए यूज़ करेंगे, बट मैंने अभी यहाँ पर कोई ऐसा खास ऐसा लॉजिक नहीं लगाया है। ओके, यहाँ पर अभी इस लॉजिक की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करें, अब इसके संबंधित जो लॉजिक लगेंगे वो बाद में लगाएंगे। एक्चुअली अब जो रेटिंग वगैरह आ चुकी है हमारे पास, अब मैं जिसके अंदर अगर मैं इसके अंदर चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, बाकी ये रहेगा। अब जो आपको यहाँ पर दिख रहेंगे ना, ये सब कुछ हम यहाँ से कैटेगरी बनाएंगे, वो सब कुछ यहाँ पर आएगा, और ये सब कुछ API की मदद से फेच होगा। सो अगले वीडियो में हम वो सब कुछ सीखेंगे। अभी चलते हैं हम जो सब कैटेगरीज बनाए उसके ऊपर चलते हैं। सो वो सब कैटेगरीज वाला भी सेम यही है मेथड, इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सच सब कैटेगरी के अंदर चलते हैं, वही सेम को कॉपी किया मैंने सारा कंटेंट, यहाँ से सारे कंटेंट को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, क्योंकि यही चीज़ें चाहिए हमें। बस एक चीज़ और चाहिए एक्स्ट्रा, वो ये वाले सब मिनी कैटेगरीज के लिए, क्योंकि हम यहाँ से अब जैसे मैंने देखे यहाँ पर मैंने ये वाली कैटेगरी क्रिएट कर दी। अब ये जो ऊपर वाली साड़ीज, कुर्तीज़, कुर्ता सेट, ये वाली कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, न्यू एक सब कैटेगरीज बनाया है। इसके अंदर हम इसकी मदद से हम क्या है सब कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही ये वाला पेज खुलेगा ना, तो यहाँ पर आपको जो ये चीज़ें दिख रही है ना, यहाँ पर आपको ये कैटेगरीज दिखेगी, जो टॉप वियर, बॉटम वियर, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे और ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, इसको अपडेट करेंगे और इसको सेव करेंगे। फिर इसके बाद जो कैटेगरी होगी, जो भी कैटेगरी होगी ना, एक्चुअली जो भी कैटेगरी यहाँ पर बनेगी, जैसे यहाँ पर साड़ी के अंदर जो वॉल साड़ी, सिल्क साड़ी, कॉटन साड़ी, ये सब यहाँ पर एक्चुअली बनाएंगे। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर नई कैटेगरी बनानी है एक्चुअली, जैसे यहाँ पर आपको कोई एक नई कैटेगरी बनानी है, सो नई कैटेगरी बनाएंगे तो वो वाला नीचे वाला गायब हो जाएगा, और ये आप ये वाली जो नीचे वाली बटन पर जैसे लिखी हुई है वो कैटेगरी एक नई कैटेगरी बना सकते हैं। और उस कैटेगरी के अंदर आपको अगर सब कैटेगरी ऐड करनी है, जैसे ये बुटफेयर के अंदर ये जीन्स, जेंस वगैरह ये कैटेगरी ऐड करनी है, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जीन्स में सर्च कर देता हूँ। ओके, जीन्स मैंने यहाँ पर डाला तो ऐड करूँगा तो यहाँ पर जीन्स आ गया, और ये जो कैटेगरी है हम डायरेक्टली सेव करेंगे यहाँ से, सेव बटन ओरिएंट वजह से, ताकि वो API में अपडेट हो जाए। तो ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ मैं बताता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले एक सब कैटेगरी कंपोनेंट बनाना है। उसके अंदर भी आपको एक यहाँ पर एक डिव बना देते हैं, पेरेंट डिव। उसके बाद आपको हेडिंग बनानी है जो कि सेम वही था। इसके बाद आपको वापस एक पेरेंट डिव बनाने हैं, ताकि हम उसके अंदर सारा लॉजिक जो एक ही कैटेगरी के अंदर बना दे। फिर वापस एक डिव बनानी है जिसके अंदर हम सिर्फ वो चीज़ें बनाएंगे, ये वाला चीज़ है। अब ये वाली चीज़ जो है आपको पिछले जो कोड लिखा था ना हमने कैटेगरी के अंदर वाला, वही कोड सेम टू सेम पेस्ट कर देना है, और वही लॉजिक ये वाला सारे चीज़ें यहाँ से पेस्ट, वहाँ से पेस्ट करके यहाँ लेके आ जाने,
ताकि आपके पास जो टाइम बच जाए वो कोड यूज हो जाए। ओके, तो ये सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर यही चीज़ अपडेट फंक्शन लगा रखा है और मैंने सेलेक्ट के अंदर ये चीज़ें भेज रखी है और यहीं से हम एपीआई का कंटेंट डेटा भेजेंगे और वही हमें यहाँ पर जो है फेच होके यहाँ पर दिखेगा। ओके, तो जब मैं यहाँ पर नहीं, जैसे मैं अपडेट करना चाहता हूँ कोई कैटेगरी, तो मैं यहाँ पर जैसे ये वाली कैटेगरी अपडेट करना चाहता हूँ तो ये वाली सेलेक्ट होगी। फिर आपको यहाँ पर जो इस कैटेगरी के अंदर जो भी मिनी कैटेगरीज होगी वो यहाँ पर सिलेक्टेड दिखेगी, यहाँ पर दिख जाएगी। फिर आप उसको वापस एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, वो सारे लॉजिक आप आगे बनाएंगे। तो इतना तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गई होगा। वही सेम चीज़ें, वही स्लग रेफ है, स्लग नेम है और वही टाइटल वगैरह, वो कौन से फंक्शन चलाना है जिसकी मदद से हम जो भी हमारे पास रेफ आ रहा है स्लग रेफ उसको हम इसके अंदर डाल रहे हैं, वही सेम कहानी है। जैसे मैं चेंज करूँगा यहाँ पर स्लग चेंज हो रहा है। ओके, और वही जो मैं जैसे चेंज करूँगा तो ये वाला हट जाएगा क्योंकि ये अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें एडिट करनी है प्रीवियस कोई कैटेगरी तो इसको ऐसे एडिट कर सकते हो आप। ओके, तो अब यहाँ पर चलता हूँ एड मिनी कैटेगरी। अब मैंने क्या किया है, एक और एड मिनी कैटेगरी नाम से बनाया है, ये हेडिंग बनाई है एड मिनी कैटेगरी के नाम से। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक हेडिंग बनाई है एड मिनी कैटेगरी नाम से, आप देख सकते हैं ये हेडिंग बनानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक डिव बनानी है जिसके अंदर आपको ये चीज़ बनानी है और एक इनपुट टैग बनाना है। इनपुट टैग जो है ये स्लग के लिए और ये जो स्पेन टैग है इसके अंदर मैं इनपुट टैग और एक बटन बनाऊंगा, दो चीज़ें। ओके, तो बटन पर मैंने एक सब कैटेगरी सेव करने के लिए एक फंक्शन बनाया है। जैसे मैं यहाँ पर कोई सब कैटेगरी सेव करूँगा, जैसे कि मैंने एक ऐड जैसे जीन्स ऐड की थी, जैसे मैं एक कुर्ता ऐड करता हूँ, कुर्ता। ओके, मैंने कुर्ता ऐड किया और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा इस तरह से। तो ये इस जो कैटेगरी सिलेक्टेड इसके अंदर ये कुर्ता और ऐड हो जाएगा। ओके, इस तरह से ऐड होता जाएगा। अब कैसे ऐड हुआ कैसे नहीं हुआ मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने इनपुट ऐड करना है और इनपुट रैप के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी दे रखी है, टाइप बनाया मैंने इसको और यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी दे रखी है। ओके, सिंपल आप क्या करेंगे, वही आपको रेफरेंस बनाना है एक इनपुट रेफ के लिए। सो यहाँ पर इनपुट रेफ बनाया है मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपको यूज रेफ को इंपोर्ट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये तो दो रेफ थे जो हमने पहले बनाए थे और ये दो रेफ मैंने बनाए जो सब कैटेगरी के लिए और सब कैटेगरी स्लग के लिए। ओके, और वैसे कैटेगरी सेव हुए तो उसके लिए था, अब वो बटन मैंने एक्चुअली बीच में हटा दिए तो कोई बात नहीं। हम कहाँ थे, ओके सेकेंड वाले डिव में थे ना, तो ये ऊपर वाली मैं डिव एक बार के लिए क्लोज कर देता हूँ आपको समझ में आ जाए। और ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टाइटल टू स्लग वही फंक्शन चलाया मैंने एक्चुअली। अब इस फंक्शन को सेम बनाऊँ या ऐसे रखूँ आपकी मर्जी। यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्टली एक एरो फंक्शन बना दिया ताकि इसका इवेंट ट्रिगर कर सकूँ। और इवेंट की मदद से मैंने क्या इस इनपुट की वैल्यू उठाई और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर इस सब कैटेगरी स्लग मैंने ट्रांसफ़र कर दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो बनाया ये रहा, जो ई टारगेट किया अप टू डेट आया और रेफरेंस अप टू डेट आया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ कंसोल लॉग की स्टेटमेंट को। वही चीज़ है ई टू टारगेट वैल्यू, इसकी मदद से टारगेट वैल्यू ले रहे हैं, मतलब जिस पर इवेंट हो रहा है ना, यानी कि जिस इनपुट पर इवेंट हो रहा है उसकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैंने वैल्यू ले ली, उस वैल्यू को मैंने यहाँ पर स्टोर किया, फिर इसके अंदर वो फंक्शन लगाए रिप्लेस और टू लोअर केस के लिए, फिर स्लग आया। उसी स्लग को मैंने जो रेफरेंस टू अपडेट है उसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। और रेफरेंस टू अपडेट क्या है, वही जो यहाँ से टारगेट हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या ट्रांसफ़र किया, इसकी स्लग रेफ की है। सो स्लग वाला यहाँ पर चला गया, इसको मिल गया ये चीज़ और ये यहाँ पर अपडेट हो गया। बट यहाँ पर जो ये वाला चीज़ है वो सेम ही है, जो मैं इस बॉक्स को हटा रहा हूँ और शो कर रहा हूँ वो नीचे वाले बॉक्स जो था उसके लिए था। ओके, और ये चीज़ भी हो रही सेम वही थी ताकि हमारा काम भी सेम ही हो। ओके, यहाँ पर इनपुट है गया जो कि इसके लिए जो नीचे प्लग के लिए। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, यहाँ पर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं था। बट ये चीज़ चेंज की थी मैंने एड वाले पर्सन पर, जो सब कैटेगरी टैब है वो वाला, यानी कि जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये वाली यहाँ पर आ जाने थे कैटेगरी रहे थे वो किसके लिए। तो मैंने यहाँ पर एक ये फंक्शन बना रखा है। अब इस फंक्शन के लिए मैंने क्या किया, इस सब कैटेगरी जो है एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया सब कैटेगरी रैप, जो उसका रैप है नहीं रेफरेंस, मतलब वो भी इसका टारगेट वैल्यू आएगी, वो जैसे करंट वैल्यू इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मैं क्या करूँगा इस कैटेगरी के अंदर, मतलब वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा
ये एग्जाम कैटेगरी यानी कि जो खाली नहीं हो ना तब तो ये फंक्शन वर्क नहीं करना चाहिए। अगर खाली नहीं हो यूनिवर्सिटी नहीं इनिशिएट है, अब ये खाली नहीं है वो इसका मतलब ये एक कंडीशन चलेगी। अब मैं क्या कहूँगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया, मतलब एक स्टेट बनाई यूज स्टेट, और इतने यहाँ पर देख सकते पॉजिटिव स्टेट मिलो मैंने ये वाली। ओके, यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी एरे बना दिया ताकि मुझे सारी डेटा जो है एक एरे के अंदर मिले। मैंने यहाँ पर स्टेट जो सब कैटेगरी है उसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐड किया, जो कैटेगरी यहाँ पर मैंने चाहिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया यहाँ पर। ओके, बट मुझे वो जो प्रीवियस भी स्टे होती है ना, पिछली वो वैल्यू उसको भी तो चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये फंक्शन बनाया नॉर्मली, यहाँ पर इस तरह से मैंने एक ओवरऑल फंक्शन बनाया, मतलब जो था स्टेट, जो मतलब स्टेट बनाते हैं ना उसको स्टेट को स्टेट करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए स्टेट का यूज करता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेट सब कैटेगरी बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक एरे बनाया, मतलब एक नया एरे बना रहा है। अब नया एरे बनाया, इसके अंदर मुझे पुरानी वैल्यू चाहिए, वो इसके अंदर स्टोर है ना वो वैल्यू चाहिए। तो मैंने पहले बताऊंगा एक्चुअली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको एक सब कैटेगरी बनाता हूँ। यहाँ पर जैसे सब कैटेगरी यहाँ पर नहीं है। ओके, इतना कर दिया, मैं यहाँ पर इसको लॉक करता हूँ साथ में, तो लॉक। ओके, तो मैं यहाँ पर सब कैटेगरी को भी लॉक करता हूँ। अब देखना क्या लॉजिक होता है ना। ओके, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर जो इसको मैं इसको चीज़ें कर। अब ये सारी चीज़ होता और ये वो भी लिखा हुआ है ना, ये सारा मेरे एरे के अंदर स्टोर है। बट मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा सिर्फ एक एरे में सिर्फ एक में सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब तीन प्रॉब्लम हो गई, अनएक्सपेक्टेड वगैरह और लोग हो गया, बट यहाँ पर तो सेव नहीं रहता एक तरीके उसको आप सेव करते हैं वही वर्क करते हैं। अब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा और मैं जैसे यहाँ पर सेव होगा। ओके, सब कैटेगरी। ओके, यहाँ पर जो मैंने बनाया था ना ये वो फंक्शन ये वर्क नहीं करा, क्योंकि ये एरे पर वर्क करता है तो मैं उसको वर्क नहीं कट कर देता है। अब ये वर्क करेगा। अब जैसे मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ टैप मिला। अब मैं जैसे दूसरी वैल्यू ऐड करता हूँ, जिस 40 तो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए मैं दो चीज़ें ना वो फॉर क्या है ये जैगिंग वगैरह, तो मैं जैसे यहाँ पर जीरो से ऐड कर दिया। जिस वजह जैसे ऐड करूँगा तो मुझे जीरो करिए। अब मैं वो जैगरूस वाला जो भी है मैं यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये जैगरूस वाला ऐड किया मैंने, बट यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, जिस जो थी उसको रिप्लेस कर दिया इसलिए। तो अब ये तो काम नहीं बनेगा, मुझे तो ग्रोथ भी चाहिए, साथ में ये भी चाहिए और मुझे यहाँ साथ में दिखाना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ, वापस अनडू कर देता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सिर्फ चीज़ें और करने पड़ेगी। एरे बनाना है, एक नया एरे, और जिस पुरानी वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर जीन्स ऐड किया था, तो जीन्स वाली एरे वैल्यू को मुझे यहाँ पर मिस्टेक करके यहाँ पर डालना है। तो मेरे कैटेगरी वो भी है, तो कैटेगरी से मैं यहाँ पर टाइप बनाया था, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ओके, तब कैटेगरी नाम से आया हुआ, तो तब कैटेगरी मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा। मतलब सबसे पहले तो मुझे वो एरे के अंदर वो स्टोर है ना वो वाली सारी चीज़ें चाहिए। और मिस्टेक का मतलब ये है कि मुझे एरे नहीं चाहिए, एरे के अंदर जो भी चीज़ें वैल्यू है वो फैला के मुझे दे दो। उसके बाद वापिस मैं एक नया एरे बनाऊंगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो नई वैल्यू आ रही वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ। अब ये वैल्यू और जो पुरानी वैल्यू है ये सब एक ही एरे में वापस स्टोर हो जाएगी, तो यहाँ पर एक नया एरे बनकर मेरे पास आ जाएगा। तो अब मैं आपको वापस चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पर रिप्लेस करना हो, यहाँ पर मैंने लिखा ये, यहाँ पर एक लिखी हुई अब किया हुआ लाइन नंबर 38 पर कहाँ पर 38 ये रहा। यहाँ पर तो कोई ये नहीं, अति पर देखते किससे होता है सबसे सही है, बस साइड से हुई रहती है, जिससे ले गई थी कोई बात नहीं, देख लेते। इस तरह से वीडियो बहुत लंबा होगा, सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड करता हूँ, यहाँ पर देखिए तो मेन्यू एड दे। अब वापस वो फंक्शन वाला नेक्स्ट वाला दिक्कत दे रहा है, यहाँ पे उसको हटा देता है। अब लोग भी समझाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है चलिए। ओके, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू ऐड करता हूँ, मैंने ऐड की, यहाँ पर आ गए। अब मैं जो नेक्स्ट वैल्यू ऐड करूँगा तो वो एरे के अंदर वापस नई एरे के अंदर सेट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, बट ये क्या थी वो एक गलत हुआ थी। क्या हुआ, इससे मैं एरे को ओपन करके देता हूँ।
इतने इस सही तरीके से ये समझे अक्चुअली लॉजिक तो तेरा ओके लॉजिक गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ पंक्तों दो मीटर में किया मैं एक्चुअली तब के लिए यहाँ पर सिर्फ टेस्ट दवाई ले रहा हूँ तेरी तो होगा तभी तो लिखेगा अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा पंक्तों दो करवाऊँगा तब कैटेगरी को कोई दो बहुत सारी लेनी जनवरी फोर हो रही है ना तो मैं क्या करूँगा इसको लो करवा देता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा अलग टेस्ट की मदद से जिसको नीचे लेके आ रहा है और तो अब देखता हूँ मैं ऐड किया एक मिनट नीचे ऐड थी पोवा सिंगर आई तीसरी ऐड थी और ये इस तरह से मुझे एक एरे मिल गया अब इस एरे की मैंने जो है मुझे यहाँ पर निशानी है तो वो उसको हटा देता हूँ अब यहाँ पर आ जाते हैं आप मैंने क्या है एक नींद बनाई है ताकि मुझे ये जो लेनी है यहाँ पर देख सकते तो मैं तीन करता हूँ तो मैं वो क्या किया यहाँ पर एक यूएन बनाया और यूएन के लिए मैंने जावास्क्रिप्ट को कोड लिखने के लिए मैंने इस तरह से करने ब्रैकेट बनाया तो ये चीज़ एक्चुअली मैं क्या रहेगा एक बताऊँगा अनडू करूँगा क्योंकि मुझे वो सारा कोड ये वाला चाहिए मेरे वापस तो ये चीज़ होगी और ये चीज़ें मैं वापस चेंज कर देता हूँ एक्चुअली अब ये तो लोग स्टेटमेंट को हटा देता हूँ ये वाला चीज़ें चाहिए एरिया हो चुका है यहाँ पर मैंने नहीं किया है यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर सेलिब्रेशन अब यहाँ मैंने वो भी मेरे पास एरिया आएगा ये सर्किटिंग जो है एक एरे है एरे पर मैं मैप लगाऊंगा मेरे के अंदर मैंने एक एरो फंक्शन बनाया है ये इस तरह से एरो फंक्शन ओके ये एरो फंक्शन बनाया है इसके अंदर मुझे एक ही कैटेगरी मिलेगी वो भी कैटेगरी इसके साथ साथ मुझे एक इंडेक्स मिल जाएगा ओके फिर मैंने क्या किया एक एल आई बनाई है और एल आई के अंदर मैंने प्रॉपर्टी दे दी है बिजी बैकग्राउंड दिया है टेक्स्ट का कलर दिया है पैडिंग दिया है राउंडेड फुल दिया है टेक्स्ट कलर दिया है टेक्स्ट इंटरव्यू दिया है और वेडिंग तो मैक्सिमम विड्थ है वो 200 मेरी मतलब अधिकतम अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 200 की विड्थ है इसके बाद टेक्स्ट जो है लैप हो जाएगा तो यहाँ पर जो कैटेगरी का नाम आ रहा है वो मैंने यहाँ पर करने ब्रैकेट में एकदम फॉर्म भेज दिया ओके तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे ऐसे कैटेगरी के अंदर मिल गई ओके तो जो भी मेरे एरिया के अंदर रिस्पॉन्स की चीज़ें वो यहाँ पर शो करे अब ये चीज़ें हम लोकल स्टोरेज में भी सेव करेंगे वो सब कुछ करेंगे तो मज़ा आपको बहुत आएगा तो इस वीडियो को आगे से आगे जरूर देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आने आपको ओके जैसे जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका कुछ मुझे यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है तो और भी बहुत सारे लॉजिक लगने बाकी है अभी उसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे ये सारी चीज़ें हमने हम तक बनाई है वो सारा कुछ हम लॉजिक हम एपीआई के समझ नहीं मतलब सेव बटन को इनेबल करेंगे और सारे डेटा हम डेटाबेस में सेव करेंगे साथ ही एडिट वाले बटन को भी इनेबल करेंगे और इनिट भी चीज़ें चलाएंगे तो ये सब कुछ हम आगे वाली क्लास में करेंगे तो आगे वाले क्लास वो देखिएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू